भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में बांग्लादेश जैसे हालात अचानक देखने के लिए मिलने लगे हैं। जिस लिहाज से साल 2024 में 5 अगस्त के दिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के लोगों ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। अब कुछ इसी तर्ज पर नेपाल के लोगों ने, नेपाल के नागरिकों ने नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी शर्मा कोली सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। 28 मार्च यानी कि बीते दिन हुए इस आंदोलन में बड़ी तादाद में सेना, नेपाल की पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में जमकर सेना और सरकार ने अपनी बल और शक्ति का इस्तेमाल किया, लाठियां भांजी गई और आखिरकार काठमांडू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर कर्फ्यू के हालात बन गए। सरकार ने कर्फ्यू लगा दी। प्रशासन ने किसी भी 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी और धीरे धीरे ये दावा किया जाने लगा है कि अब नेपाल में तख्त पलट का इंतज़ार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी शर्मा कोली को 7 दिनों का वक्त दिया है, लेकिन इन 7 दिनों के बाद नेपाल में क्या होने वाला है, पूरी चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर नेपाल में ये हालात कैसे बने और क्यों अचानक नेपाल की जनता नेपाल की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और आखिर उनकी मांग क्या है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। भारत की 5 राज्य की सीमाओं से सटा हुआ पड़ोसी मुल्क नेपाल में फिलहाल राजनीतिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है। पिछले कई दिनों से, लंबे समय से ऐसे हालात नेपाल में बार बार बनते रहे और अगर इन हालातों की बात की जाए तो करीब 17 सालों से नेपाल में ये राजनीतिक तस्वीर बार बार निकलकर सामने आई है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, लेकिन 28 मार्च को अचानक काठमांडू में प्रदर्शनकारियों का एक हुजूम धीरे धीरे सरकारी दफ्तरों की ओर बढ़ने लगा, सरकारी इमारतों की ओर बढ़ने लगा। हाथों में नेपाल के झंडे थे और जो वहाँ पर एक मांग थी, हमारे राजा को वापस लाओ। यानी कि नेपाल में एक बार फिर से राजशाही की मांग को लेकर जनता सड़कों पर उतर गई है। नेपाल में वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ओपी शर्मा कोली। उन्हें 1 हफ्ते का प्रदर्शनकारियों ने वक्त दिया और कहा है कि अगर आप 1 हफ्ते में कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो हम वो करेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। यानी कि सीधी चेतावनी दी गई है कि या तो आप अपने आप नेपाल की कुर्सी को छोड़ दीजिए, नहीं तो इंतज़ार कीजिए कि कब नेपाल की जनता सड़कों पर उतरेगी और बांग्लादेश जैसे हालात नेपाल में बन जाएंगे। अब इसको आप समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है और पहली बात कि ये प्रदर्शनकारी मांग क्या कर रहे हैं। इसको जानने से पहले आप समझ लीजिए कि नेपाल की वर्तमान स्थिति क्या है। साल 2008 में राजशाही का नेपाल में अंत हुआ था और लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। उसके बाद से लगातार नेपाल में ये राजनीतिक अस्थिरता बनी ही रही है। पिछले 17 सालों में 13 बार नेपाल की सरकारें बदल चुकी है, यानी कि 13 अलग अलग सरकारें नेपाल के शासन में आ चुकी है। इससे समझ में आता है कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता किस हद तक हावी है। अब धीरे धीरे ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये कोई अचानक नहीं हो रहा है। फिलहाल नेपाल की स्थिति आप समझिए, इन प्रदर्शनकारियों ने जो कहा और जो हालात भी हैं। नेपाल में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नेपाल में महंगाई बढ़ती जा रही है और जो नेपाल की सरकार है उसके भ्रष्टाचार के मामले भी जनता को अब रास नहीं आ रहे हैं। ये तमाम मसले हैं, ये कोई एक समस्या नहीं है। ऐसे आंदोलन कभी भी किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होते हैं, ये जन आंदोलन कहे जाते हैं। आप कहीं की भी तस्वीर देखिए, चाहे वो बांग्लादेश की तस्वीर हो, चाहे वो नेपाल की तस्वीर हो या किसी दूसरे मुल्क में हुए किसी आंदोलन की तस्वीर हो, जब आंदोलन व्यापक होता है, जब आंदोलन में एक दल, एक क्षेत्र, एक राज्य से ज़्यादा बढ़कर लोग आने लगते हैं, तो इसे समझिए आप कि ये जन आंदोलन होता है। और नेपाल में इस वक्त जो हो रहा है, काठमांडू से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, इसे जन आंदोलन ही कहा जाएगा। इस आंदोलन में ये कहा जा रहा है कि नेपाल के लोग बुरी तरह से परेशान हैं, नेपाल बेरोजगारी से जूझ रहा है, नेपाल महंगाई से जूझ रहा है, नेपाल में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। किससे? नेपाल की सरकार से। और अब इसीलिए जनता, नेपाल की जनता की मांग है कि ये सरकार का जो पूरा रवैया है हमें रास नहीं आ रहा है और अब ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो ये संसद की व्यवस्था है, इसे फिर से खत्म किया जाए और एक बार फिर से
जो राजशाही है उसे वापस लेकर आया जाए और ज्ञानेंद्र शाह जो हमारे राजा हैं उन्हें नेपाल की गद्दी सौंपी जाए। ये बड़ी मांग है। और इसके अलावा एक और मांग है। नेपाल में पिछले कई समय से, लंबे समय से कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती रही हैं जहां मंदिरों में हमले की बात देखी गई है। कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जहां पर हिंदूवादी लोगों के जो हित हैं कहीं ना कहीं उनके हितों में टकराव देखा गया है। तो एक और बड़ी मांग की गई है। सिर्फ राजशाही को वापस लाने बस की मांग नहीं है, मांग ये भी है कि एक बार फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इन दो मांगों को लेकर काठमांडू में भारी तादाद में माओवादियों का संगठन, इसमें आम लोग भी थे, कई राजनीतिक दलों से भी लोग निकलकर सामने आए थे। एक बड़ा आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में जनता और वहाँ की सरकार के बीच जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और इसके बाद काठमांडू के अलग अलग इलाकों में कर्फ्यू लगा दी गई। इसमें कई लोगों की जान भी गई है। यहाँ तक कि आक्रोशित जनता मीडिया पर भी हमलावर हुई है। इस पूरे आंदोलन के दौरान एक मीडिया कर्मी की मौत की भी खबर सामने आई है। इसकी वजह है, जनता का आरोप है कि जो हमारा आंदोलन है, जो हमारी मांगे हैं, उसे जो नेपाल की मीडिया है, नेपाल का जो पूरा समाचार पत्र आप कहें, वो कहीं ना कहीं सरकार से प्रभावित नजर आ रही है और आंदोलन को छुटभैया आंदोलन बताया जा रहा है। वहाँ के कई मीडिया अखबारों में, मीडिया सुर्खियों में ये बताया गया कि ये आंदोलन व्यापक नहीं है बल्कि चंद लोगों से बना हुआ आंदोलन है। लेकिन वहाँ पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका ये दावा है कि हमारे आंदोलन में लाखों लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले एक हफ्ते में हमारी असली ताकत भी नजर आ जाएगी। तो ये जो 28 मार्च को हुआ, लेकिन ये कहानी अचानक साल 2008 के बाद से 2025 आते आते, क्योंकि 2008 में भी एक ऐसा आंदोलन हुआ था। 2006 में नेपाल में जब आंदोलन हुआ उसके बाद से ही नेपाल में राजशाही जाकर उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। तो 17 सालों में ऐसी कौन सी तस्वीर बनी कि नेपाल की जनता, जिसने खुद राजशाही को विदाई के लिए, राजशाही की विदाई के लिए आंदोलन किया था, कई दशक तक ये पूरा संघर्ष चला था, नेपाल में सिविल वॉर हुआ था, महज 17 सालों में नेपाल की जनता लोकतंत्र पर अपना भरोसा खो रही है। नेपाल की जनता वहाँ की सरकारों पर अपना भरोसा खो रही है। इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे साल 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हुई थी। नेपाल, अगर हम 240 साल पहले की तस्वीर देखें तो कुछ 7 प्रांतों से मिलकर बना हुआ था। 17वीं शताब्दी में एक राजा हुए जिनका नाम था नारायण शाह, और उन्होंने, पृथ्वीराज नारायण शाह, उन्होंने शाह वंश की स्थापना की थी। उन्होंने इन 7 प्रांतों को जोड़ा था और नेपाल को एक राष्ट्र बनाया था और वहाँ पर वो राजा बन गए थे। उसके बाद से ही लगातार नेपाल में शाह वंश का राज रहा। करीब 240 सालों तक नेपाल में राजवंशी चलता रहा। बीच में एक राणा वंश भी आया था, लेकिन उसके बाद फिर शाह वंश की वापसी हो गई थी और ये सिलसिला लगातार साल 2008 तक चलता रहा। लेकिन बार बार नेपाल में कभी राजशाही के खिलाफ आवाज उठती रही। जनता को जब जब समस्या आती है, और ये देखिए एक देश की समस्या नहीं होती है, चाहे वो लोकतंत्र हो चाहे वो राजशाही हो, आंदोलन तभी उठते हैं जब जनता, जब नागरिकों के, जब आवाम के हितों के साथ समझौता होता है। 1951 के बाद 1960 में जब राजशाही चल रही थी तो नेपाल में कई बड़े बदलाव भी किए गए और वहाँ पर ब्रिटेन की तर्ज पर एक सरकार भी बनाई गई जो राजा के अधीन रहती थी, यानी कि राजा मुखिया रहते थे और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री रहते थे और फिर ये सिलसिला चलता रहा। 90 के दशक तक आते आते नेपाल में जो राजशाही के खिलाफ था वो संघर्ष बढ़ने लगा, राजशाही के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं और धीरे धीरे व्यापक आंदोलन बढ़ता रहा। नेपाल सिविल वॉर जैसी स्थिति से गुजरने लगा था और साल 2001 में फिर एक ऐसा दिन आया, एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद नेपाल की जनता राजशाही के खिलाफ पूरी तरह से विमुख हो गई। ये घटना थी राज परिवार की हत्या। उस वक्त साल 2001 में राजा नेपाल के वीरेंद्र शाह थे और एक घटना हुई थी जिसमें पूरे राज परिवार की हत्या हो गई थी। कई बातें निकलकर सामने आई। कहा गया कि खुद राजकुमार ने पारिवारिक मतभेदों के चलते पूरे परिवार की हत्या कर दी और इसके बाद खुदकुशी भी कर ली थी। और इस घटना ने ही कहीं ना कहीं राजशाही के खिलाफ, राज परिवार के खिलाफ नेपाल की जनता को मोड़ दिया था। और जो राज परिवार का दमखम होता था, जो राज परिवार का सम्मान होता था, क्योंकि अगर आप 240 साल के राज परिवार को देखें तो नेपाल में राजशाही जो थी उस राजा को भगवान विष्णु के रूप में पूजा भी जाता था।
सिर्फ उसे एक राजा की संज्ञा नहीं मिलती थी, बल्कि उसे एक भगवान की संज्ञा मिलती थी। लेकिन 2001 के बाद से ही ये घटनाक्रम बदला और धीरे धीरे राजशाही के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ नेपाल की जनता का विमुखता का जो सुर था वो बढ़ता गया। 2001 के बाद से ही आंदोलन तेज होने लगे और 2006 आते आते तब आखिरी जो नेपाल के राजा थे वो ज्ञानेंद्र शाह थे। वो राजा के पद पर बने हुए थे और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि अब कहीं ना कहीं जो सरकार है वो हस्तक्षेप कर सकती है, तो उन्होंने सरकार को खत्म कर दिया, सरकार को बर्खास्त कर दिया और पूरी तरह से ताकत अपने हाथों में ले ली, जिसे अमूमन हम निरंकुश राजा के तौर पर देखते हैं। लेकिन जनता को तब भी इन्हीं कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा था, महंगाई, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याएं। और फिर साल 2006 में ये आंदोलन और तेज हो गया और राजशाही परिवार के खिलाफ नेपाल में बड़ा संघर्ष हुआ और आखिरकार ज्ञानेंद्र शाह को राज परिवार त्यागना पड़ा, उन्हें महल छोड़ना पड़ा। और इसके बाद 2008 में आधिकारिक तौर पर नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। 2017 में नेपाल में 2015 में संविधान बना, 2017 में पहली बार नेपाल में चुनाव हुए, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। जिस जनता ने नेपाल में राजतंत्र को अलग कर लोकतंत्र की स्थापना की थी, अच्छा उस वक्त दो बड़ी चीजें हुई थी, आप समझिए। एक तो लोकतंत्र बना था और दूसरा नेपाल को, जो हिंदू राष्ट्र नेपाल था, उसे हिंदू राष्ट्र से अलग कर धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया था। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ था। लेकिन नेपाल की जनता को लगा था कि ये बड़ा बदलाव नेपाल की जनता के हितों के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले 17 सालों में 13 बार नेपाल की सरकार बदली और जिस राजतंत्र से नेपाल की जनता त्रस्त थी वही तस्वीर बनने लगी। जो प्रधानमंत्री थे वो राजा की तरह व्यवहार करने लगे, जो छोटे छोटे राजनेता थे वो अपने अपने इलाकों की राजा बन गए, जनता के हितों के साथ समझौता होने लगा, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और सत्ता के लिए पार्टियां एक दूसरे के साथ समझौता करने लगीं। 13 सरकारें बदली। अब आप समझिए कि जैसे भारत में स्थिति है कि भारत में कभी भाजपा और कांग्रेस साथ आने का कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन नेपाल में ऐसी तस्वीरें बन जाती हैं। वहां की सत्तारूढ़ पार्टी मुख्य विपक्षी दल के साथ समझौता कर लेती है, यानी कि सत्ता का पूरा खेल चला और इस खेल में नेपाल की जनता पिसती गई। और इसके बाद अब एक बार फिर से 17 सालों बाद नेपाल में राजशाही के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था 2006 में, अब वही आंदोलन लोकतंत्र के खिलाफ हो रहा है। अब इस आंदोलन की आप पृष्ठभूमि को समझिए। वैसे तो नेपाल के जो पूर्व राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह, वो इस आंदोलन में खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन पिछले 2 महीनों में ज्ञानेंद्र शाह की जो एक्टिविटी है वो नेपाल में जमकर बढ़ी है। उनकी एक्टिविटी जमकर देखी गई है। वो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। और ठीक 2 महीने पहले जब ज्ञानेंद्र शाह काठमांडू पहुंचे थे, वो 2 महीने बाद काठमांडू के दौरे पर पहुंचे थे, तब एयरपोर्ट पर उनके समर्थन में 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट गई थी। और इस तस्वीर को देखकर हर किसी को लगा था कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ बड़ा होने वाला है। यहां तक कि हालत ये बने कि ज्ञानेंद्र शाह को अपने घर तक पहुंचने के लिए काफी घंटों का वक्त भी लग गया। अब जो आंदोलन हो रहा है इसमें कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन वाले लोग हैं, ज्ञानेंद्र शाह को एक बार फिर से लोग राजा बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि लोकतंत्र में जो नहीं हो रहा है वो ज्ञानेंद्र शाह के राजा बनने के बाद फिर से होगा। और इसके पीछे की कई वजह है। एक, जो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। नेपाल की जनता को यह भी लग रहा है, जो वहाँ हालात बन रहे हैं, कि हिंदू हितों के साथ टकराव हो रहा है। कहीं ना कहीं उनके हितों की रक्षा जो राजशाही में होती थी वो अब नहीं हो पा रही है। तो हिंदू राष्ट्र फिर से बनाने की मांग है। और इन तमाम तस्वीरों में आप देखिए कि भारत के साथ यहाँ पर कैसे वो हो रहा है, भारत को कैसे इससे फायदा या नुकसान हो रहा है। अब जो राजनेता थे नेपाल में, जो सरकारें बनी, जो ओपी कोहली की फिलहाल सरकार है, कहा जाता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं चीन से प्रभावित सरकार है, क्योंकि भारत और नेपाल, भारत के बाद नेपाल लगता है और नेपाल के ठीक बाद चीन की सीमाएं आ जाती हैं। तो नेपाल वो देश है जहां पर अगर चीन का प्रभाव जम जाएगा तो चीन भारत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए चीन पूरी तरह से लगा रहता है कि नेपाल की जो राजनीतिक अस्थिरता है वो बनी रहे। और जो आंदोलन 2006 में हुआ था तब भी कहा जाता है कि उस आंदोलन में चीन का हाथ था। और अब जैसे जैसे ये तस्वीर बदलती जा रही है, सरकार जो नेपाल की बन रही है वो चीन से प्रभावित नजर आ रही हैं और नेपाली जनता को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये नेपाल के खिलाफ जाने वाली चीज़ें हैं, नेपाल के हितों के विरुद्ध हैं। तो ये पूरे आंदोलन की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। वहाँ की सरकार के खिलाफ रोष है, भ्रष्टाचार के आरोप है और 1 हफ्ते का समय अब नेपाल को
नेपाल के सरकार को दिया गया और कहा गया कि 1 हफ्ते में अगर आप गद्दी नहीं छोड़ते हैं तो इसके बाद एक व्यापक आंदोलन होगा। हालांकि ये आंदोलन क्या बांग्लादेश के आंदोलन की तर्ज पर होगा और इस आंदोलन के बाद भारत में क्या बदलाव आएंगे, क्योंकि 60 लाख नेपाल के नागरिक भारत में रहते हैं, भारत में रोजगार करते हैं और नेपाल के दूसरे नागरिक भी। ये जो समस्या है ये अचानक नहीं आई है। एक पार्टी है नेपाल में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी, वो भी राजशाही को वापस लाने के पक्ष में है। तो ज्ञानेंद्र शाह का समर्थन तो यहाँ पर पूरा मिल रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग भी है। अब यहाँ पर ओपी कोहली सरकार इस आंदोलन को दबाने में पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन ये आंदोलन कितना दब पाएगा, जो प्रदर्शनकारी हैं वो कितने उग्र होंगे, ये भविष्य में दिख जाएगा। लेकिन फिलहाल नेपाल पर पूरे दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत के बाद सबसे ज़्यादा हिंदू बहुलता वाला कोई देश है तो वो नेपाल ही है। और अगर नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग फिर से उठी है, नेपाल की जनता को ये लग रहा है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र ना होने से वहाँ पर हिंदुओं के हितों के साथ टकराव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर आने वाले दिनों में भारत में भी देखने मिल सकता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।